नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं विधायक स्तर का अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो विधायक स्तर पर लहर कैसे बनाई जाती है। साथियों, वैसे तो किसी भी चुनाव में लहर चुनाव की जीत का एक आधार होता है, एक स्तंभ होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। लेकिन अगर हम विधायक और सांसद स्तर पर बात करें तो यहां लहर की महत्व और ज्यादा हो जाता है, लहर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि बड़े स्तर पर अगर एक बार आपने लहर बना ली, वैसे तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर किसी उम्मीदवार की या किसी पार्टी की लहर चल पड़ी तो फिर उसको काट पाना, उसको तोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर देखा गया है 90%, 95% केसेस में यह बात सच साबित होती है कि जिस उम्मीदवार या पार्टी की लहर चल जाती है वो चुनाव जीत जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम विधायक स्तर पर लहर कैसे बनाएं, अपने लिए कैसे लहर बनाएं। अगर हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं या हम किसी उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं, तो कई लोग हैं जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी। लहर कैसे बनाई जाती है, तो मैं इसमें 5-6 पॉइंट बताने वाला हूं किस तरह से हम विधायक स्तर पर लहर बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर लें बूथ स्तर पर और पोलिंग स्टेशन स्तर पर। आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके यहां पर कितने पोलिंग स्टेशन और कितने पोलिंग बूथ हैं। हम सब जो राजनीति में है वो जानते हैं, जो राजनीति में नहीं है या नए हैं उन्हें मैं बता देता हूं। पोलिंग स्टेशन वो स्कूल जहां पर आपका पोलिंग होती है, बहुत सारे कमरे होते हैं जिनको पोलिंग बूथ कहा जाता है। तो पोलिंग स्टेशन बड़ी यूनिट है, पोलिंग बूथ छोटी यूनिट है। अब अमूमन एक विधानसभा में कितने पोलिंग बूथ होते हैं या कितने पोलिंग स्टेशन होते हैं? एक पोलिंग स्टेशन पर अमूमन 5, 6 या 10, ज्यादा 10 पोलिंग बूथ होते हैं। तो और एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1000 वोट होते हैं। तो ऐसे मान के चलिए एक विधानसभा में अगर 3 लाख वोट है तो 300 पोलिंग बूथ होंगे। और पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो कहीं पर अगर 10 है तो 30 ही होंगे, अगर 5 है तो 60 हो सकते हैं, 60 पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं। बट 30 से 60 के बीच में ही होंगे। पोलिंग बूथ भी 300 से 350 के बीच में होंगे। अगर 800 वोट है तो 350 भी पहुंच सकते हैं, 450 भी पहुंच सकते हैं, कई बार 350 भी रह सकते हैं। ये मोटे मोटे स्तर पर है, लेकिन आप अपनी विधानसभा की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता करिए आपके यहां कितने पोलिंग बूथ हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, क्योंकि उसी आधार पर लहर बनेगी। अच्छा, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, हर पोलिंग स्टेशन पर एक व्यक्ति डेडिकेटेडली बैठाइए जिसका काम केवल लहर बनाने का होगा और सामने वाले की किसकी लहर कितनी बन रही है उसकी फीडबैक देने का होगा, एक व्यक्ति का। और कई पार्टी या संगठन में लोग बोलते हैं मेरे यहां तो हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है। तो मैं कहता हूं नहीं, अगर किसी संगठन में हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है तो समझ लेना वहां कोई भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको एक डेडिकेटेड व्यक्ति बैठाना पड़ेगा जिसका काम यही होगा लहर बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है तो कितनी बन रही है। और पोलिंग स्टेशन पर एक और पोलिंग बूथ पर एक। जैसे मैंने बताया, एक पोलिंग स्टेशन में अगर 5, 6, 10 पोलिंग बूथ होंगे तो 10 के ऊपर एक व्यक्ति मान लीजिए आप अपना, और हर पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति। जो पोलिंग बूथ पर हम टीम बनाते हैं 8 से 10 लोगों की, 12 लोगों की टीम होती है, एक एक व्यक्ति का काम यही है लहर बन रही है कि नहीं बन रही है, बनाना, बन गई है तो उसका फीडबैक देना, सामने वाले की कितनी लहर है। कई बार ऐसा होता है किसी पोलिंग बूथ पर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा हो जो रेस में भी ना हो, कोई इंडिपेंडेंट लीड कर रहा हो। होता है कई बार जो व्यक्ति जहां रहता होता है वहां पर उसके वोट ज्यादा होते हैं लेकिन पूरी विधानसभा में उसकी पकड़ नहीं होती है। कोई ऐसी पार्टी का उम्मीदवार भी कई बार किसी 1, 2, 4, 5, 10 बूथ से लीड कर सकता है जहां पर कोई पर्टिकुलर जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण ज्यादा है और आपकी फिर में शायद वो नहीं है, या उसको सिर्फ उतने वोट मिलने वाले। कई ऐसी पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा बट आप जानते हैं। तो हमें पोलिंग बूथ वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज एक एक व्यक्ति को डेडिकेटली जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अब जिम्मेदारी क्या देनी है, अपने आप किस आधार पर लहर बनाना चाहते हैं वो आधार तय करिए। तीसरा पॉइंट है आधार। आपके नाम के आधार पर, आपके पारिवारिक नाम के आधार पर, आपकी जातिगत समीकरणों के आधार पर, धार्मिक समीकरणों के आधार पर, आपकी कोई सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर, आपकी कोई पर्टिकुलर ऐसा नाम है या कोई ऐसा मुद्दा है उसके आधार पर, किस आधार पर आप लहर बनाना चाहते हैं उस आधार को ढूंढिए। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर खानदान से रहे हो और उस खानदान का बहुत नाम हो, उन्होंने बहुत सारे काम किए हो, तो उस काम के आधार पर। हो सकता है कोई समीकरण ऐसे हो कि किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोगों के लिए आपने अच्छा काम किया हो, या किसी पर्टिकुलर ध्रुवीकरण करके आप जीतना चाहते हैं आपकी पार्टी या संगठन, तो उस ध्रुवीकरण के क्यों, आधार क्या है आपका, वो बताना है आपको कि क्यों आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली जनता आपके पक्ष में कब आएगी, लहर कब बनेगी, जब लोगों को लगेगा कि आपकी बात में दम है और आप जो बात कह रहे हैं वो जेन्युइन है, वो लॉजिकल है। ऐसे कुछ भी बोल देने से, किसी का डर दिखा देने से, कुछ उल्टा सीधा बोल देने से लहर नहीं बनने वाली है। लहर बनने के लिए एक ठोस आधार चाहिए होगा। आधार क्या होगा वो आप तय कर सकते हैं, बट एक आधार चुनिए। आधार चुनने में मैं भी मदद कर दूंगा, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो मदद कर सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या आधार होना चाहिए, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग होगा, हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग होगा।
किस पार्टी से लड़ रहे हैं ये भी मैटर करेगा, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या संगठन से लड़ रहे हैं ये भी मैटर करेगा, आपने पहले क्या काम किया वो भी मैटर करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी मैटर करेगा, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी रही है, आपका परिवार कैसा रहा है, आप कितने समय से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। बहुत सारे आधार मिल करके कोई एक मुद्दा उनमें से उठाएंगे या 2-3 मुद्दों को मिला करके कोई एक चीज उठाएंगे जो लहर बनाने में, जिसको आगे प्रमोट करने का काम करेंगे, जिससे आपका नाम चलना शुरू होगा, ताकि लोग आपको पहचान पाए। काम के आधार पर भी हो सकती है और बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर हो सकती है। चौथा जिसके लिए ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन लहर बनानी है और ऑफलाइन के लिए अखबार का इस्तेमाल करना है। छोटे मोटे मीडिया हाउसेज जो हैं वो, आपको पता है खबरें कैसे प्लान की जाती हैं, किस तरह से काम करते हैं, और जो बड़े भी हैं, बड़े हाउसेज भी हैं, और खबरें लगनी नहीं चाहिए कि एडवर्टीजमेंट है, वो खबर ही लगनी चाहिए। तो वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ किए जा सकते हैं वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया, अगर कोई बड़ा नाम है, कोई आईएएस ऑफिसर रहा है, कोई जज रहा है और वो आकर के चुनाव लड़ रहा है, तो उसके इंटरव्यू छापे जा सकते हैं और सबको लगा कि उनके इंटरव्यू हो रहे हैं तो उनके बारे में चर्चा शुरू हो रही है। इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, वो क्यों आए राजनीति में, उनको राजनीति में आने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, राजनीति को लेकर के उनकी क्या सोच है, वो जब आ गए हैं तो अब क्या करने वाले हैं, उनका विज़न क्या है, उस विज़न डॉक्यूमेंट के बारे में इंटरव्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई उद्योगपति हैं, तो फिर वो वहाँ अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो उनके बैकग्राउंड के आधार पर सोशल मीडिया को भी यूज़ करना है और प्रिंट मीडिया को भी यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी यूज़ करना है, जहाँ जहाँ जितनी लहर हम बना सकें। इसके बाद क्या करना है अगला, अब 5वां काम क्या करना है, यदि पहले कभी राजनीति में रहे हैं तो अलग तरीके से लहर बनाइए अपने काम के आधार पर। राजनीति में रहे या समाज सेवक भी रहे हैं, तो वैसे तो मैंने कहा है कि समाज सेवक राजनीति में ना जाएं या समाज सेवक की छवि ना बने, नहीं तो राजनीति में सफलता मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर पहले रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, तो उस आधार पर लहर बनाएं अपनी, वो काम के आधार पर जो काम आपने किए हैं। अगर किसी बड़े पद पर हैं तो उस पद के आधार पर अपनी लहर बनाएं। अगर राजनीति में पहले एमएलए रहे हैं, पहले परिवार का कोई व्यक्ति एमएलए एमपी रहा है, या राजनीति पारिवारिक राजनीति घराना है, तो वहां पर उनके कामों के आधार पर, उनके उस बैकग्राउंड के आधार पर लहर बनाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कमी रही है, मान लीजिए कोई ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी या आपके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में रहा हो और उनके समय पर कुछ अच्छा काम ना कर पाए हो, या उतना बढ़िया नाम ना रहा हो, या कोई किसी काम में नाम में बदनामी हो गई हो, कोई काम कहीं खराब हो गया हो, तो वहां अपने आधार पर ना बना करके विरोधी को पकड़ लें। जो विरोधी रहा है, जो सांसद है, विधायक है, या जिस पार्टी या संगठन के विरोध में आप खड़े हैं, उनकी कमियों को लेकर के लहर बनाइए। मुखर होकर के जब आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपकी एक इमेज बननी शुरू होगी, ये व्यक्ति है जो इस पार्टी या संगठन के विरोध में बोल सकता है। कई बार ऐसा होता है, कोई पार्टी या संगठन पास्ट में अस्तित्व में रहे होते हैं, बहुत ताकतवर रहे होते हैं, या वर्तमान में भी बहुत ताकतवर होते हैं, उनके खिलाफ बोलने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। कई पारिवारिक घराने ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ बोलने की ताकत जुटाइए, बोलिए, मुखर होकर के बोलिए, और जितना ज्यादा शार्प आप अटैक करेंगे, आपकी इमेज बननी शुरू होगी कि वाकई ये व्यक्ति खुलकर के विरोध कर सकता है, ये गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखता है, ये इतने बड़े घराने के सामने अड़ सकता है, टिक सकता है, बोल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए, हल्की बात नहीं रखनी है। यदि आपने किसी ऐसे मुद्दे पर लहर बनाने की कोशिश की जो मुद्दा ही नहीं है, आपने कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगाया, कोई उनकी पारिवारिक घराने पर आक्षेप लगाया, उनकी व्यक्तिगत जीवन की कोई कमी उठाने की कोशिश करी, तो ज्यादा जनता इसको पसंद नहीं करती। जनता को समझ में आता है इससे हमें क्या लाभ, वो व्यक्तिगत जीवन में कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ऐसा क्या है जो आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं, और जब आपको मौका मिलेगा, आपको विधायक के रूप में अवसर मिलेगा, तो आप क्या क्या काम करने वाले हैं उनको सामने रखिए। विरोध करिए, लेकिन काम के आधार पर विरोध करिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं। ऐसा ना लग जाए कि आपकी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप किसी की सफलता से जलते हैं, आप किसी बड़े व्यक्ति, क्योंकि वो बड़ा है, उसका नाम बड़ा है, इसलिए आप जलते हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 5वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट क्या करना है, यदि अगर आपको लगे कि लहर बनाना मुश्किल हो रहा है, तो छुपे प्रचार की टीम का इस्तेमाल करिए। ये जो छुपा प्रचार होता है, शैडो कैंपेनिंग, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, शायद अपलोड हो गई होगी, टीम ने अपलोड कर दी होगी, नहीं तो जल्दी कर दी जाएगी। शैडो कैंपेनिंग बड़ा धारदार हथियार होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। जब हमारी लहर नहीं बन रही होती, जब हमारा प्रचार की सामग्री हमारे काम नहीं आ रही होती, जब हम फ्रंट पर आकर के प्रचार नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम छुप करके प्रचार करते हैं। वो कहते हैं ना, एक रणनीति मैंने वीडियो डाली थी, बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात। तो बाहर से आक्रमण तो हम खुल करके करेंगे, जो खुला प्रचार है। तो खुला प्रचार और छुपा प्रचार, छुपे प्रचार को शार्प कर दीजिए। तो छुपे प्रचार में, जैसा कि नाम से पता छुपा हुआ है, तो उसमें ये तो नहीं बता पाऊंगा कैसे कैसे करना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन छुपे प्रचार और प्रचार के 75 तरीके जो हैं, उन सारे के सारे तरीकों का इस्तेमाल करिए। जो तरीका आपके यहाँ यूज हो सकता है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, जो तरीका आपके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता उसको छोड़ दीजिए।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन के तरीके इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन इस्तेमाल करिए, अपने जितने भी रसूख हैं, जितने भी संबंध हैं, अपने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी टीम के लोग हैं, उन सभी को इस काम पर लगाइए, क्योंकि सब मिलकर के काम करेंगे तभी लहर बनेगी। और मैंने जैसे कहा, लहर बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लीजिए, मैं भी मदद करूंगा। 2022 में भी कई जगह पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मैं लगभग 50 से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों के लिए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट के लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। रणनीति बनवानी हो रणनीति बना लीजिए। अगर बात करनी है तो 2-4 मिनट बात करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए, 2, 4, 5, 10 मिनट बात करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। अगर डिटेल में बात करनी है तो डिटेल में रणनीति बना सकते हैं। अगर मिलने का समय चाहिए तो मिलने का समय भी ले सकते हैं। और अगर पूरा चुनाव आप चाहते हैं कि हम लोग मैनेज करें, हमारी टीम मैनेज करे, तो हमारी टीम वो भी काम कर देगी आपके लिए। आज के लिए इतना ही। आगे मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके सवाल है, मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, मेरी टीम रिवर्ट करेगी। इसके अलावा किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा समय समय पर अलग अलग विषय पर वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।